नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 17 फरवरी और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 16 और 17 फरवरी यानी 2 दिन के करंट अफेयर एमसीक्यूज़। इस दोस्तों वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एमसीक्यूज़ बताऊँगा और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ। यह वीडियो दोस्तों आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आज की क्लास और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, मिलन 2026 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों अभी मिलन जो सैन्य अभ्यास है यह नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है और पूछा है कहाँ आयोजित हो रहा है 2026 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, जो मिलन 2026 नौसेना अभ्यास है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं मिलन अभ्यास 2026 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में अपना 13वां बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 शुरू किया है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो 2026 में इसका कौन सा संस्करण है, तो आपको याद रखना है 13वां संस्करण है। और ये कहाँ शुरू हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में इसका आयोजन हो रहा है। बात करें दोस्तों यह अभ्यास कब से कब तक चलेगा, तो आपको याद रखना है 15 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और यह पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में यह जो है अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। थीम दोस्तों इस साल की क्या है, तो आपको याद रखना है सौहार्द, सहयोग और सहभागिता। इस जो अभ्यास की थीम है, इस थीम पे यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों यह एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। भाग लेने वाले देशों में जैसे कि अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देश इसमें भाग लेने वाले हैं इस अभ्यास में। बात करें दोस्तों इसका प्रारंभ कब हुआ था, यह पहली बार कब आयोजित हुआ था मिलन 2000 अभ्यास, तो आपको याद रखना है 1995 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये थे दोस्तों हमारे इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा इस प्रश्न से संबंधित, यह जो अभ्यास है हर 2 साल बाद आयोजित होता है, ठीक? यह जो है अभ्यास हर 2 साल बाद आयोजित होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? थनिया नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? तो दोस्तों अभी जो ये थनिया नाथन है, ये पूछा है कि किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो ये दोस्तों थनिया नाथन जो है केरल राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं चर्चा में क्या है, और थनिया नाथन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बता देता हूँ। थनिया नाथन पूर्ण दृष्टिबाधित हैं, तो ये दोस्तों पूरी तरह से दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने कुन्नूर विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की, जहां उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है कुन्नूर विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की थी, जहां पर इन्होंने पूरे कॉलेज भर में टॉप किया था। अपनी पढ़ाई और वकालत के दौरान उन्होंने ब्रेल लिपि, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और ऑडियो नोट का सहारा लिया। 24 वर्षीय थन्या कुन्नूर ने ताली परंबा में प्रैक्टिसिंग लॉयर रह चुकी हैं। तो ये दोस्तों 24 वर्षीय हैं, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, यही है थन्या नाथन, और ये 24 वर्षीय हैं, और यह दोस्तों ताली परंबा में प्रैक्टिसिंग लॉयर रह चुकी हैं जज बनने से पहले, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक दोस्तों मैं आपको पॉइंट और बता देता हूँ, जो थन्या नाथन है ये देश की दूसरी ब्लाइंड जज है, ठीक है? तो ये दोस्तों देश की जो है दूसरी ब्लाइंड जज है, ठीक है, सेकंड जज, और केरल राज्य की पहली ब्लाइंड जो है जज है, ठीक? ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। उनसे पहले 2013 में राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा भारत के पहले 100% ब्लाइंड जज बने थे, ठीक? तो दोस्तों जो ये ब्रह्मानंदन है शर्मा,
ये जो है राजस्थान के पहले 100% ब्लाइंड जज बने थे और ये दूसरे नंबर पे हैं दोस्तों धनिया नाथन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी जो है लखपति बिटिया योजना शुरू की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली ने जो है लखपति बिटिया योजना शुरू की है। ये क्वेश्चन भी आपको नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि योजना से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली ने जो है लखपति बिटिया योजना शुरू की है। आइए दोस्तों जानते हैं दिल्ली लखपति बिटिया योजना के बारे में, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसको किसने शुरू किया है। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में श्रीमती रेखा गुप्ता ने बालिका सशक्तिकरण के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है। ठीक, यह 2008 की लाडली योजना का उन्नत रूप है और फरवरी 2026 में घोषित हुई। तो दोस्तों ये आपको ये भी याद रखना है कि जो लाडली योजना है, लाडली योजना ये 2008 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये जो दिल्ली लखपति योजना है ये लाडली योजना का अपग्रेडेड वर्जन है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यह योजना दिल्ली लखपति बिटिया योजना नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों इसका जो पहले नाम क्या था इस योजना का? लाडली योजना। अब इसका नाम हो गया है दिल्ली लखपति योजना के नाम से यह योजना जानी जाएगी। इस योजना में पढ़ाई के लिए लड़कियों को सरकार सरकार कुल 56,000 रुपए तक जमा करेगी, जिस पर ब्याज दर बढ़ेगा और 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। यह योजना कम आय वाले परिवारों के अधिकतम 2 बेटियों तक सीमित है। तो दोस्तों जैसे कि जो जिनकी कम आय है यह उन परिवारों के लिए है और अधिकतम जो है 2 बेटियों तक ही सीमित है यह योजना, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो यह था दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? भारत ने किस शहर में पहली शेरपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, ब्रिक्स जो सम्मेलन हो रहा है इस साल 2026 में भारत की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हो रहा है। तो इसमें पूछा है कि जो पहली शेरपा बैठक जो है किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों भारत की पहली शेरपा बैठक आयोजित की जा रही है, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं ब्रिक्स 2026 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की 2026 की अध्यक्षता के तहत पहले ब्रिक्स शेरपा या सुशेरपा बैठक 9 फरवरी को नई दिल्ली में शुरू हुई। तो दोस्तों जो ब्रिक्स है 2026 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बैठक में भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की गई। तो दोस्तों जो ये शेरपा की बैठक हुई है इसमें क्या किया गया है? जो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की भारत ने शुरुआत की है पहली शेरपा बैठक में। बैठक की दोस्तों जो अध्यक्षता है वो भारत के ब्रिक्स शेरपा और सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलेला ने की है। ठीक, तो इसकी जो अध्यक्षता है पहली बैठक की किसने की है? सुधाकर दलेला ने की है और ये भारत के ब्रिक्स शेरपा और सचिव हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों जो ब्रिक्स 2026 आयोजित किया जा रहा है भारत में, इसकी थीम क्या है? तो आपको ये भी याद रखना है, अनुकूल नवाचार सहयोग और सततता के लिए निर्माण। ये जो है 2000 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है। बात करें तो दोस्तों भारत जो है चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, चौथी बार कर रहा है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है कि जो भारत जो है चौथी बार अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की। इससे पहले दोस्तों भारत ने 2012 में की थी अध्यक्षता, फिर 2016 में की थी और 2021 और अब 2026 में भी भारत ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कर रहा है। तो दोस्तों ये थे इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों अब भारत में भी दोस्तों म्यूजिकल रोड बना है और ये पूछा गया है किस शहर में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
मुंबई, ठीक है। मुंबई में ये जो है म्यूजिकल रोड बनाया गया है और यह भारत का पहला म्यूजिकल रोड है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया है, ठीक है। तो पहला जो भारत का म्यूजिकल रोड है यह मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया है। यह अनोखी सड़क नरीमन पॉइंट से वर्ली तक उत्तर की ओर जा, जाने वाली लेन पर बनाई गई है, ठीक। यहाँ पे लेन हो जाएगा दोस्तों। तो यह दोस्तों कहाँ किसके बीच में बनाई गई है? नरीमन पॉइंट से वर्ली तक बनाई गई है और यह 500 मीटर की रोड है, ठीक है। 500 मीटर की यह रोड है जो वर्ली नरीमन पॉइंट से वर्ली तक बनाई गई है। जब कोई वाहन इस 500 मीटर लंबे हिस्से पर एक निश्चित गति या लिमिट स्पीड में 70 से 80 किलोमीटर पर आवर से गुजरता है तो टायरों और सड़कों के खांचों के बीच घर्षण से अक्सर फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की मशहूर म्यूजिक गाना जय हो की धुन सुनाई देती है, ठीक। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये 500 मीटर जो लंबा बनाया गया है ये पट्टी, तो इस पे जब कोई निश्चित गति पे 70-80 किलोमीटर पर आवर से गुजरता है तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों जय हो स्लम डॉग मिलियनेयर का गाना जय हो सुनाई देता है। और खासकर यह बात ये है कि यह गाड़ी के अंदर धुन भी सुनाई देती है, ठीक। बात करें दोस्तों दुनिया की जो पहली म्यूजिकल रोड है वो 1995 में डेनमार्क में बनी थी, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि दुनिया की पहली जो म्यूजिकल रोड है वो डेनमार्क ने बनाई थी 1995 में, ठीक। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। इसमें पूछा है दोस्तों भारत की रैंक कौन सी आई है इस सूचकांक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान जो है भारत को इस सूचकांक में प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 131वां स्थान 2025 और 26 में प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को 131वां स्थान मिला है, ठीक। आपको याद रखना है ये पॉइंट। यह सूचकांक जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है रिपोर्ट जारी करता है कौन है? आपको ये भी याद रखना है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा यह जो है संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है यह सूचकांक। इस सूचकांक में 181 देशों को 3 मुख्य आयामों समावेशन, न्याय और सुरक्षा के आधार पर मापा जाता है। दोस्तों इस सूचकांक में जो टॉप 3 कंट्री हैं वो कौन से हैं? तो आपको ये भी याद रखना है। पहला स्थान इस सूचकांक में किसको प्राप्त हुआ है? तो इस डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर दोस्तों बात करें तो आइसलैंड है और तीसरे पर इस सूचकांक में नॉर्वे है। तो ये दोस्तों थे महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? हाल ही में दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी दिल्ली में 9 फरवरी को दिल्ली खेल महाकुंभ पहला जो है ये फर्स्ट एडिशन है दिल्ली खेल महाकुंभ का, ठीक है। तो 9 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा। और इसमें इस क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा है कि दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिखर धवन। शिखर धवन दोस्तों एक क्रिकेटर हैं, इन्हें ही जो है पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए क्रिकेटर शिखर धवन को
अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन 13 फरवरी 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है। तो दोस्तों अभी मैंने उसमें क्वेश्चन में 9 फरवरी बताया, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे 13 फरवरी को जो है इसका उद्घाटन किया गया है, पहले खेल महाकुंभ का। ठीक है, इस आयोजन का जो आधिकारिक शुभंकर है वो है रणबीर। रणबीर जो है इस खेल का जो है इस खेल महाकुंभ का शुभंकर, ये भी आपको याद रखना है, जो युवा ऊर्जा और खेल भावना का प्रतीक है। ठीक, तो शुभंकर आपको क्या याद रखना है, इसका शुभंकर क्या है, पहले दिल्ली खेल महाकुंभ के, तो आपको याद रखना है रणबीर जो है इसका शुभंकर है। और ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है शिखर धवन को। और इसका उद्घाटन कब किया है, तो 13 फरवरी को मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक, मैंने क्वेश्चन में 9 फरवरी बताया, उसके लिए सॉरी दोस्तों, 13 फरवरी को है इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये थे दोस्तों हमारे इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। तो दोस्तों एशियन शूटिंग गेम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दोस्तों दिल्ली में किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर जो है इन्होंने यह इस शूटिंग में रजत पदक जीता है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों इन्होंने किस स्पर्धा में जीता है, तो आपको याद रखना है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, और इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, और ये जो है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 से कहाँ आयोजित हो रही है, ये भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। वियतनाम की गुयेन थुई ट्रांग ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों मनु भाकर एक करीबी मैच हुआ था, लगभग पॉइंट बराबर थे, लेकिन लास्ट में जो गुयेन थुई ट्रांग है इन्होंने मनु भाकर को हराकर इस स्पर्धा में यानी कि 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो और ये वियतनाम की खिलाड़ी है गुयेन थुई ट्रांग। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों इस स्पर्धा में, तो भारत की ईसा ईसा ने इस शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो मैंने आपको तीनों पदक बता दिए। बात करें अगर जो मनु भाकर ने रजत पदक जीता है, तो वियतनाम की गुयेन थुई ट्रांग ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, वहीं भारत की ईसा ने इस शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो ये दोस्तों थे इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, अनुतिन चरना विराकुल किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो दोस्तों जो अनुतिन चरना विराकुल हैं, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। थाईलैंड के जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं अनुतिन चरना विराकुल। ये हैं दोस्तों अनुतिन चरना विराकुल। ठीक है, ये आप इनकी फोटो देख लीजिए, और यही जो है थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, तो आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। 9 फरवरी 2026 को उनकी पार्टी भूम जयथाई पार्टी ने जीत हासिल की। ठीक है, तो यह किस पार्टी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, भूम जयथाई पार्टी से ये संबंधित है अनुतिन चरना विराकुल। यह थाईलैंड में किसी कंजर्वेटिव पार्टी की पहली निर्णायक जीत है। भूम जयती पार्टी ने 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 193 सीटें जीती हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने कुल 193 सीटें जीती हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले जो ये अनुतिन चरना विराकुल हैं, ये थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले जो ये थे अनुतिन चरना विराकुल,
ये थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों बात हो रही है थाईलैंड की, तो आइए थाईलैंड के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। थाईलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा है थाई बात, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की भाषा है थाई, और यहाँ की जो आबादी है वो है 7.17 करोड़ यहाँ की वर्तमान जनसंख्या है। यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं अनुतिन चरनाविराकुल, जो बने हैं अभी। और बात करें दोस्तों पड़ोसी देश थाईलैंड के कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना है लाओस हो गया, म्यांमार, मलेशिया और कंबोडिया जो है थाईलैंड देश के पड़ोसी देश हैं, ठीक। तो ये तो दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मशहूर एंकर रही सरला महेश्वरी का निधन 12 फरवरी 2026 को हो गया है। वह किस चैनल से जुड़ी थी? तो दोस्तों सरला महेश्वरी, आपको ये बताना है कि वह किस चैनल से जुड़ी थी जिनका भी 12 फरवरी को निधन हो गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन। यह दोस्तों जो सरला महेश्वरी हैं ये दूरदर्शन की एक मशहूर एंकर थी। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 71 वर्षीय सरला महेश्वरी 1980 और 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय एंकर थी। दोस्तों ये है सरला महेश्वरी जी, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ठीक। और ये जो है 71 वर्षीय थी, अभी इनका जो 12 फरवरी 2026 को इनका निधन हुआ है, ठीक है। वह न्यूज मीडिया की भरोसेमंद चेहरा मानी जाती रही हैं। उन्होंने 1976 से 2005 तक लगभग 3 दशकों तक दूरदर्शन यानी कि डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर समाचार वाचन या न्यूज रीडिंग की है, ठीक। न्यूज रीडिंग की है कब से, 1976 से 2025 तक। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। तो इन्होंने दोस्तों क्या है, जो सरला महेश्वरी जी हैं, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद इन्होंने दूरदर्शन में ऑडिशन दिया था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ सरला महेश्वरी जी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब दोस्तों बात हो रही है दूरदर्शन की, तो आइए दूरदर्शन के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो दूरदर्शन का जो पहला प्रसारण हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। और बात करें दोस्तों जो पहला रंगीन प्रसारण कब किया गया था दूरदर्शन का, तो ये भी आपको याद रखना है 1982 में किया गया था। दूरदर्शन का दोस्तों जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको याद रखना है सत्यम शिवम सुंदरम जो है दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपको याद रखना है सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन यह कार्य करता है। बात करें दोस्तों वर्तमान जो डीजी है या महानिदेशक हैं दूरदर्शन के, वो कौन है, तो आपको याद रखना है के सतीश नंबूदिरीपाद, ठीक है। के सतीश नंबूदिरीपाद जो है दूरदर्शन के वर्तमान महानिदेशक या डीजी हैं, ठीक। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको एक और नई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो ये करंट अफेयर क्लास है आपको अब इसी टाइम पे मिलेगी, ठीक है। और मैं शाम को 9 या 8-9 बजे के बीच में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित भी एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आज शाम को 8 या 9 बजे के बीच में मैं आज आपको टेक्निकल यानी कि बिल्डिंग मटेरियल की क्लास करवाने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के प्रश्न, कुछ करंट अफेयर 17, 16 और 17 फरवरी के। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।